नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। महामारी के इस दौर में न जाने कितने लोग अपनी नौकरी को गंवा चुके हैं, काम धंधों पर भी कोरोना की मार पड़ी है, तो ऊपर से बढ़ती महंगाई नई मुसीबत बनकर खड़ी है। अब पेट्रोल और डीजल जिसकी कीमतों का असर देश के हर आम नागरिक की जेब पर पड़ता है, इस साल अब तक करीब 48 बार ये दाम बढ़े हैं। देश में 100 से ज्यादा जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। अब लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध भी शुरू हो गया है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन का असर दिखा है। तो बड़ी बहस में सबसे पहले आपको अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरों को दिखाएंगे जहां पे पार्टी नेताओं ने इन प्रदर्शन की अगुवाई की है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल, जींद, फरीदाबाद, अंबाला, सिरसा, रेवाड़ी, गुरुग्राम और सोनीपत की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे विरोध जताया गया। आज पूरे देश में आज इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली जब बढ़ती महंगाई, खासतौर से डीजल पेट्रोल को लेकर के ये विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ देखने को मिला है। इसमें सभी पेट्रोल पंप पर ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, विरोध जताया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उस पर नियंत्रण केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। एक तो कोरोना और ऊपर से महंगाई, इन दोनों को ही विषय बनाते हुए आज ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर ये स्लोगन्स लिए हुए आप हाथ में देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज ये विरोध जताया है। तो ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन इसी प्रकार का प्रदर्शन आज प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिला और ऐसी ही तस्वीरें आज देश के अलग अलग प्रदेश में भी देखने को मिली हैं जहां पे कांग्रेस पार्टियों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर निकले हैं। कई बड़े नेताओं के नेतृत्व में भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ कोरोना, उसकी मार झेली है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक ऐसा होगा, हम कम से कम अपने यहाँ की बात कर सकते हैं, हरियाणा की हम बात करें, कोई भी हमारे में से आप में से ऐसा नहीं है जिसकी जान पहचान या परिवार नजदीकी कोई कोरोना की चपेट में ना आया हो, चाहे शहर में चाहे गांव में। एक तरफ ये वाली मार, दर दर भटक रहे थे लोग, दवाइयां तक नहीं मिल रही थी, आज भी नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन का कुछ मालूम नहीं। एक तरफ ये आपके सामने पूरा लोगों के सामने ये दृश्य है। दूसरी ओर क्योंकि लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ा है, कोरोना के चलते, महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, साथ में अगर पेट्रोल डीजल की कीमत इस कदर बढ़ती जाएंगी, 100 पार तो ये अपने आप हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में 100 पार हो गए और अपने यहाँ भी क्या कसर रहेगी। 93 रुपए आज के दिन सामने कितनी कीमत है। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें, आसमान छूती कीमतों ने हरियाणा और देश की जनता की कमर तोड़कर रख दी है। महंगी गैस, महंगा तेल, बंद करो ये लूट का खेल, इस नारे के साथ कांग्रेस के साथियों ने आज ये आंदोलन किया। प्रतीकात्मक तरीके से बैल के साथ ट्रैक्टर को खींचकर यह संदेश देने का भी प्रयास किया कि हरियाणा और देश के अंदर अब किसान और आम जनमानस की जिंदगी बची नहीं है। अगर आप ये देखें तो पिछले 13 महीने में ही पेट्रोल की कीमतों में 26.25 रुपया प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 24.5 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि मोदी और खट्टर सरकारों ने। तो शैलजा और सुरजेवाला को तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको ये भी दिखा देते हैं ग्राफिक के जरिए। देखिए कि किन किन शहरों के अंदर ये जो पेट्रोल के दाम हैं 100 रुपए को पार कर चुके हैं, क्योंकि इसी को आधार बनाते हुए आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखें 95 रुपए 85 पैसे पेट्रोल, डीजल 86 रुपए 75 पैसे, मुंबई में 101 रुपए में, चेन्नई में 97.19 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर और 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर चेन्नई के अंदर डीजल है। ये आंकड़े आप देखें क्योंकि 100 के आसपास हैं। मुंबई में तो 101 हो गया है पेट्रोल का दाम। कोलकाता, भोपाल और रांची का भी हाल देख लें। कोलकाता के अंदर पेट्रोल 95 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 89 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर है। भोपाल के अंदर आंकड़ा देखें आप 104.01 पैसे प्रति लीटर, 95 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर डीजल है भोपाल में।
रांची में 92 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है और 91 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर डीजल है। ऐसे ही बेंगलुरु का हाल देखें, 99 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, डीजल 91 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है। पटना में 97 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 92 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में 92 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर और 86 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर डीजल चंडीगढ़ के अंदर है। और आज की बड़ी बहस के अहम सवाल, इस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि महामारी के दौर में आखिर महंगाई से निपटने का प्लान क्या है। ये सवाल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब महंगाई को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला। सवाल इस बात का भी है कि महंगाई से राहत दिलाने के वादे और दावों का आखिर क्या हुआ है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा विषय था। इसी को मुद्दा बना करके केंद्र के अंदर और राज्यों के अंदर भी बीजेपी ने सरकारें बनाई हैं। सवाल ये भी है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से क्या वाकई में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं या फिर इसके कुछ और मायने हैं। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस रहेगी। और आज के इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका इस चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव भारद्वाज जी आपका भी स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप केसरी जी आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। रंजीता जी आपसे शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन है और दूसरी तरफ आपके वो स्लोगन्स भी हैं जो कि याद आते हैं कि जब आप कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई को लेकर ही अगर विरोध प्रदर्शन आपकी सरकार में शुरू हो जाएं, इसके क्या मायने समझें और क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? रंजीता जी। अच्छे काम नहीं होते और 70 साल आंखें मूंद कर ना बैठी होती, नियंत्रण में होती और कंट्रोल की स्थिति में होती। आज ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अगर हम कहें कि पिछले 6.5 और 7 साल मोदी सरकार को हुए हैं, इस वजह से आसमान छू रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले की सरकारों ने जो गलतियां की थी उसका भुगतान आज तक जो है वो भाजपा की सरकार पर होती है। अगर हमारी पूर्ववर्ती सरकार है, कांग्रेस की सरकार 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स ना लेती और वो अपनी 9 नवरत्न कंपनियों को वो पैसा ना बांटती, तो उसका जो है वो 9960 करोड़ हम हर साल चुका रहे हैं, सिर्फ ब्याज की अमाउंट, और जो असल है उससे जोड़कर वो अलग। ये महंगाई की बात इसलिए है, इसीलिए इन्होंने आज तक सबसे अच्छा रिजल्ट सोचा के लिए क्या और अच्छे काम कर सकते हैं, हम कौन सा नया संसाधन ढूंढ सकते हैं, हम कैसे अपने पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। जब जहां पर इनकी सोच खत्म होती है वहां पे मोदी जी की सोच शुरू होती है, उन्हीं को चलते हुए कि आगे ये महंगाई की मार कम पड़े और हमारा पेट्रोलियम पे जो एक हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो, उसको लेकर जो नए नए चीजें हम मोदी सरकार कर रही है। तो अगर कांग्रेस की सरकार कर लेती तो आज ये दाम और ये रेट ना होते। जहां तक बात है रिजर्व्स की, आज हम 1200 करोड़ रुपया सिर्फ अलॉट किया है हरियाणा के अंदर इन ऑयल रिजर्व्स को बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में हम वहां पर ऑयल रिजर्व्स कर सके। क्योंकि जो सप्लाई और जब ज्यादा आती है और डिमांड कम होती है, तो हम अगर रिजर्व कर लेते हैं तो इसका नियंत्रण जो रेट के ऊपर हम कर सकते हैं। पर पुरानी सरकारों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते चाहे आज वो कांग्रेस की जहां पर सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार है, और जो 5 मेन बड़े शहर में मानती हूँ वहां पर, चाहे राजस्थान है, चाहे तेलंगाना है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र है, सब जगह पर भाजपा की सरकार नहीं है, पर पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पर सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वैट कौन ले रहा है? आज राजस्थान की सरकार ले रही है। तो आप इन कांग्रेसियों को कहिए सबसे पहले तो अपने वहां पर पुतले फूके और गहलोत साहब के पुतले फूके कि वो महंगाई की मार क्यों राजस्थान के अंदर मार रहे हैं। आज जिस तरीके से आपने नाकामियां पूर्ववर्ती सरकारों ने की, उसका भुगतान आज तक जो है वो भाजपा की सरकार को करना पड़ रहा है। हम इनके कर्जे चुकाने में ही लगे हुए हैं। और इथेनॉल जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साधन हो सकता था पेट्रोलियम का, उसके लिए आज तक हमने सोचा ही नहीं। हमारा भारत सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक है। अगर इथेनॉल के ऊपर हमने डिपेंडेंसी बनाई होती, हमने उसकी उत्पादन बढ़ाया होता, जो कि आज हमने लागत नहीं ठीक है। देखिए रंजीता जी, ये तो इसका एक अलग पहलू है कि देखिए ये तो हम ऑल्टरनेटिव खोजें, ये तो बहुत बढ़िया बात है और ये आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग चलिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी मौजूदा दौर में एक तो कोरोना काल के बीच में लोग वैसे ही प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे काम धंधे इसके ऊपर असर हुआ है,
महंगाई से फिलहाल फौरी तौर पे कोई प्लान है कि हाँ जनता को निजात मिल सकेगी, या हम ये मान के चलें कांग्रेस करके गई थी तो हमको तो 100 रुपए का पेट्रोल डलाना पड़ेगा क्योंकि वो कर्जे आपको पूरे करने हैं, जनता को राहत कैसे देंगे रंजीता मेहता जी, ये सवाल है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, कोरोना काल के अंदर सरकार को इनकम तो कुछ भी नहीं हो रही है, ऊपर से जो जनाब है आंदोलन जीवियों के साथ मिलकर ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश और देश के टोल फ्री कर दो। एक तरफ से मार पड़े तो सरकार संभाले। आप लोग जिस तरीके से षड्यंत्र रख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे आप सरकार को आगे ले जाने का नहीं बल्कि देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये आम जनता को भी समझ आना चाहिए कि इथेनॉल का अगर मिक्सचर हो जाए, जो कि हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक कि हम 20% मिक्सचर करेंगे और वो इथेनॉल भारत में ही पैदा होगा और उससे हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी। सीएनजी हमने सब प्रमुख रूप से आज प्रमोट करने की कोशिश की है। काफी कारों ने तो पेट्रोल डीजल की कारें बनाना बंद ही कर दिया है। अगर यही चीजें कांग्रेस की सरकारों ने 70 साल में सोची होती तो आज हमारे ये हालात ना होते, हम बहुत बेहतर स्थिति में होते। फिर भी इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए निश्चित तौर पे हम सोच रहे हैं और हम करके दिखाएंगे। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, चलिए इनकी तरह नहीं, संजीव जी, संजीव जी पूर्वी दूसरे की सरकारों पे बोझ डालें। संजीव जी, पहले पुतले कांग्रेस पार्टी को अपने ही जो मुख्यमंत्री उनके फूंकने चाहिए, गहलोत साहब का फूंकना चाहिए था पुतला, क्योंकि वहां पर गंगानगर में पेट्रोल सबसे महंगा है, पंजाब के अंदर होना चाहिए। ये बात रंजीता जी कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ही मिसमैनेजमेंट रहा है, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं आज ये भी और पूरी देश की जनता। मैं चाह रहा हूं रिएक्ट करें संजीव जी। कि बार बार चाहे कोई इनके नेता हैं चाहे प्रवक्ता हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं कि भाई पिछली सरकार ये करगी वो करगी। उन्होंने कुछ भी करा हो पिछली सरकारों ने, लेकिन आप देखें कि किस अलार्मिंग रेट से सुबह उठते ही सबसे पहली न्यूज ये आती है कि भाई आज डीजल इतना बढ़ गया, आज पेट्रोल इतना बढ़ गया। लोगों को रोटी खाना या रोटी का प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है। और अपनी ये सारी नाकामियां मौजूदा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, सारी चीजों की कीमतें बढ़ाने के बाद कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था। मेरा ये बहुत स्पष्ट सवाल है कि कितने दिन और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा इनके कार्यशैली को देखते हुए। 7 ईयर्स, तकरीबन 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इनकी सरकार को, और 7 साल बाद भी ये 7 साल पहले की बातें करते हैं। ये उस वक्त बातें, उस तरह की बातें करते हैं जब 140 रुपए या 160 रुपए प्रति गैलन रेट होता था और 50 रुपए लोगों को वो मुहैया करवाई जाती थी डीजल वगैरह। आज ये 50, 60, 70 रुपए के बीच में जितना भी घूमता है, आज ये 100 रुपए पार कर गया। उसके बावजूद भी ये 7 साल पुरानी बातें करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 7 भी काम नहीं हुआ और कितने साल और लगेंगे इनको? महंगाई दिन प्रतिदिन, मैं ये नहीं कहता कि हम भी अनछुए हैं, सभी लोग इससे छुए हुए हैं। और ये देखें, सुबह आज देखें आप, सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो गया। और ये हालत हो रही है कि भाई कोई रेट, कोई चीज, कोई भी वस्तु आज के दिन उस रेट पे नहीं मिलती जिस रेट पे वो पहले दिन है। बावजूद उसके भी इनको 7 साल पहले की बातें याद आ रही हैं। ये बड़ी, मेरे लिए तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है इस बारे में। जनता खुद फैसला कर रही है कि भाई ये क्या हालत हो रही है। और आप ये देखें, इनके सारे लीडर, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे वो केंद्र के लीडर हो, कपड़े उतार के सड़कों पर प्रदर्शन करते थे 50 रुपए में। मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि आज वो कहाँ हैं। उनको पहले सड़कों पे आना चाहिए, चाहे वो प्रदेश के हैं चाहे वो केंद्र के लीडर हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ये चीज कांग्रेस छोड़गी, इसको वक्त लग रहा है, इसको ये लग रहा है। ये सब चीजें धार्मिक प्रचार की हैं, इनमें कुछ दम नहीं है, कोई वो नहीं है। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये महंगाई के सामने मरने के लिए छोड़ रहे हैं और इस तरह से ये हालत कर रहे हैं देश की जनता की कि शायद ही कोई गरीब आदमी इस महंगाई की मार से बच पाएगा। मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही।
अमनदीप केसरी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक तो आज महंगाई के इस विरोध प्रदर्शन को जिसकी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया और साथ ही साथ जो रंजीता जी कह रही थे, मैं चाह रहा हूं उस पर रिएक्ट करें। जी आयुष जी, देखिए कि हमें केंद्र की सरकार का जो है मैनेजमेंट और प्रदेश की सरकार का जो मिसमैनेजमेंट देखने को लगातार मिल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण ये है। अभी रंजीता जी तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के अंदर पिछले 7-8 सालों में जो सेंट्रल एक्साइज बढ़ी है ना, सेंट्रल एक्साइज 8 से 9 गुना बढ़ी है। मैं आपको अगर तकरीबन नजदीक बताऊं तो 851% जो है पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज बढ़ी है और करीब 550% डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज। उसका मतलब केंद्र सरकार ने ही अपने कर केवल पिछले 7-8 सालों के अंदर 8 से 9 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और अभी जो समय चल रहा है, जो महामारी का दौर भारत की जनता के ऊपर चल रहा है, जहां पर रोजगार धंधे बंद हो चुके हैं, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, जहां पर इकोनॉमी को लगातार पूरे विश्व स्तर पर यह कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए सरकारी सहायता की जरूरत है, सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है, वहां पर भारत की सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है कि जो उसका सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है उसको और ज्यादा महंगा कर रही है। आज किसान दिल्ली में धरने पर बैठा हुआ है और किसान की जो फसल का जो मुख्य फसली चक्कर जो शुरू हो चुका है और डीजल की कीमतें कहां जा रही हैं। एकमात्र जो सेक्टर था जो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को इस कोरोना के समय में संभाल रहा था, उसको भी आप डबल मार रहे हैं। सबसे ज्यादा शंका इस बात से होती है आयुष जी कि सरकार को दिखता नहीं, क्या सरकार कुछ समय के लिए रियायत नहीं दे सकती इस एक्साइज के अंदर? क्या सरकार को ये नजर नहीं आ रहा कि ये रियायत देने से हमारी जो लोग हैं, जो भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, जो उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, वो फिर से हम रिवाइव कर देंगे अगर हम ये रियायत दे दें। लेकिन आप वही एक कहावत है हरियाणा के अंदर कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। इनके नेताओं की जो बुद्धि है वो आपने देखी होगी। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर जी वैक्सीन के बारे में बता रहे थे कि हमें वैक्सीन को धीरे धीरे लगाना है ताकि स्टॉक ना खत्म हो जाए, और पूरी दुनिया में ये कह रही है कि भैया आप जिस तरह की आबादी का आपका देश है, आप फटाफट से वैक्सीन लगवाइए। तो ये इनकी जो सोच है और जो सरकार का दिखावा है और सरकार का चरित्र है वो जनता के सामने आ चुका है बिल्कुल। और जनता को रियायत देने की बजाय आज की आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अडानी को, अंबानी को कितनी रियायतें हैं। अब अडानी, आज के अखबार में ये लगभग अंदाजा था कि अडानी जी हमारे लगभग 2-3 सालों में भारत के सबसे अमीर बन जाएंगे और दुनिया के टॉप रईसों में उनका नाम आ जाएगा। तो सरकार की प्राथमिकताएं कहां पे है, किस वर्ग को उन्होंने रियायत देनी है, वो बिल्कुल साफ साफ जनता को दिख रहा है। जनता ने जो तो अमनदीप जी, मतलब अडानी दुनिया के सबसे रईस हो जाएंगे या फिर भारत में सबसे रईस हो जाएंगे, तो मतलब हम ये मान के चले कि अंबानी को सपोर्ट करना कम से कम कर दिया है कम मोदी जी ने? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपकी तनख्वाह डबल हो गई है तो इसका ये चलिए, एक उद्योगपति तो आपने कम किया अमनदीप जी। पहले तो आप लोग अडानी और अंबानी दोनों को साथ में कहते थे, अब मुझे लगता है अंबानी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। चलिए, नहीं, अमित नेहरा जी, ठीक है। आयुष जी, आप जो है ना अपने ही यही पत्रकारों की जो विशेषताएं होती हैं, आप खुद से अपना तर्क निकाल रहे हैं। मैंने कहा कि अडानी को, अगर मैंने आपकी बात को कोट किया ना, आपने कहा कि वो तेजी के साथ देश के सबसे बड़े उद्योगपति हो जाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हो जाएगी या उनकी जो है नेटवर्थ ज्यादा अगर हो जाएगी तो अंबानी ऑब्वियसली उनसे नीचे हो जाएंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे फिर मोदी। नहीं तो दोनों को कर रहे होते तो भाई जो पहले से ऊपर है भाई वो तो रहना चाहिए ना नंबर 1 पर, दूसरा वाला सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। अमित नेहरा जी, चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। अमित नेहरा जी, कैसे आकलन करेंगे? एक तरफ तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और अब उसी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन, और अब तर्क ये है कि भाई 7 साल हमको हो तो भले गया है लेकिन ये लोग जो करके गए 50-55 साल में उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। नेहरा जी, देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि सरासर देश के साथ और खासकर अपने वोटरों के साथ एक तरह से धोखा है, चीटिंग है। क्योंकि उनको उसी टाइम बता देना चाहिए था कि भाई इन्होंने गलत किया है जब इन्होंने बॉन्ड खरीदे थे।
सब्सिडी दी थी जो नवरत्न कंपनियां थी, तो उस टाइम कह देना चाहिए था कि हम नहीं संभाल पाएंगे और हम इसको महंगा करेंगे। अभी जो चल रहा है उससे कई गुना महंगा हो जाएगा ये रेट। तो ये तो धोखा है, इस टाइम बताना चाहिए था। जो ये अब ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये उस टाइम क्यों नहीं बताया इन्होंने देशवासियों को। दूसरी बात ये है, अगर हम जीएसटी कलेक्शन को देखें पूरे देश के, एक तरफ तो कह रहे हैं कि सरकार की आय कम हुई है, लेकिन इस पिछले 7 टाइम से लगातार 7 महीनों से 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी का कलेक्शन रहा पूरे देश में। अगर मार्च 2021 की बात करें तो 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा है जीएसटी कलेक्शन, ऑल टाइम हाई। इसका मतलब देश की आर्थिक हालत तो ठीक है भाई। अगर टैक्स की अगर हम तुलना करें, भाई टैक्स तो तभी लिया जाएगा जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, और उससे पहले अब अगर मार्च का देखा जाए तो 1,24,000 करोड़ रुपए जीएसटी से कलेक्शन आया। उससे पहले अगर फरवरी की बात की जाए तो 1,13,000 करोड़ रुपए आए सरकार के पास। जनवरी में 1,20,000 करोड़ आए। यानी सरकार के खजाने में टैक्स की कमी नहीं आई है। चाहे बेशक कोरोना का ये बहाना ले लें, टैक्स बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें आंकड़ों को देखें, 1,40,000 करोड़ कभी नहीं आया देश में टैक्स। तो ये तो आप निकाल दीजिए कि टैक्स के मामले में भारत सरकार की जो हालत है वो खस्ता है। अब रही बात कि निजात कैसे दिलाई जाए, जो ये महंगा हुआ है तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खासकर, तो इसका तो सीधा सा एक हल है भाई, इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ। भाई आप इसको 5% में रख लो, या 12 में रख लो, 18 में रख लो, 24 में रख लो। कोई एक स्लैब तो इसका निश्चित करो। ये थोड़ी कि आपने जब अपने हिसाब से कर लिया। अच्छा, फिर उसका फायदा क्या होता है इनको दोनों को? भाई सेंटर स्टेट पे डाल देती है, भाई उनके कारण महंगा है, राजस्थान में इसलिए महंगा है, पंजाब में इसलिए महंगा कि वहां की स्टेट करें। भाई आप जीएसटी में क्यों नहीं लाते हो इसको? भाई क्या दिक्कत है? कम से कम समझाएं तो आम आदमी को, हमें समझा दो भाई जीएसटी में लाने से ये दिक्कत है हमें। भाई आप एक यूनिफॉर्म स्लैब बना दोगे तो उससे कम से कम पारदर्शिता तो रहेगी, ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी। लेकिन क्या है कि चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे सरकार के इस तरह के। अच्छा देखिए, क्या है कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। जब जी चाहा मनमाने तरीके से अपने पैसे खींच लिए। आरबीआई का रिजर्व देखें अगर, तो 2 बार रिजर्व उन्होंने निकाल लिया, जो कि एक गहने की तरह होता है कि जब आड़ी अड़ास में काम आएगा। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि मैं किसी पार्टी की डिफेंड करूं या मैं किसी को कटघरे में खड़ा करूं। लेकिन जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, देश की हालत जो खासकर। और अब जो ये डीजल है, पेट्रोल है, आप उसके लिए किसी से बात ना करें। बीजेपी के जब विपक्ष में थे, जब आप उनको तर्क सारे सुना दें तो उनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ ठीक हैं, कहाँ गलत हैं। और रही बात, देखिए अभी आपने बात की थी अडानी की, अंबानी की, एक पैनलिस्ट से बहस हो रही थी। लेकिन पिछली सरकार की ये सफलता कहूंगा कि मैं, कि 2 कंपनियां थी तेल के बिजनेस में, रिलायंस थी और मेरे ख्याल से एसआर थी। उन्होंने पेट्रोल पंप दिए थे निजी क्षेत्र में, सड़कों पे लगवाए थे। कुछ पूरे 10 साल तक वो चले नहीं थे। वजह क्या थी कि सरकार ने अपनी कंपनी को सब्सिडी दी थी, जिसके कारण आम आदमी को सस्ता तेल मिला था, पेट्रोल मिला था, डीजल सस्ता मिला था। लेकिन इतनी हिम्मत प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी कि वो सब्सिडी दे के तेल बेच दे लोगों को। तो ये चीजें जब तक नहीं होगी तब तक आप ये मानिए कि सस्ता तेल, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, सस्ती गैस एक सपना ही रहेगा। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि वो जीएसटी से जो कलेक्शन हुआ है उसका लाभ क्या आम आदमी को देगी या कहीं और लगाएगी, क्या करेगी। तो ये तो देखना भविष्य की बात है। जी चित्रांश। रंजीता जी जवाब दें। सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगी उस पार्टी के प्रवक्ता के लिए जिनकी पार्टी हाशिए पे है, और कहीं इनकी सरकार ना हो तो चैनल पे बैठकर उदाले करना बड़ा ही आसान होता है। जब आपको कहीं की जिम्मेदारी नहीं संभालनी पड़ती तो आपके लिए बहुत आसान होता है उदाले करने के लिए कि सरकार ये कर सकती है, सरकार वो कर सकती है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनकी पार्टी आज हाशिए पे क्यों आ गई और 15 साल से इनकी वापसी क्यों नहीं हो रही? इन्होंने क्या क्या घोटाले और किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा के अंदर फैलाया था, तो इनके मुंह से तो बातें अच्छी नहीं लगती। और दूसरी पार्टी के प्रवक्ता जो भी बात कर रहे थे कि ये कांग्रेस के टाइम की बात करते हैं, ये अपनी बात नहीं करते, इनसे ये पूछिए कि आज ऊर्जा के आयात की निर्भरता पर ध्यान
इन्होंने पीछे क्यों नहीं दिया, जिसकी वजह से 85% तेल के लिए और 53% गैस के लिए हम आज भी आयात पे निर्भर हैं, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, और स्पेशली जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनके लिए बता दूं कि जब उनकी सरकारें थी तो पेट्रोल और डीजल के रेट नियंत्रण करना उनके हाथ में था, पर अक्टूबर 2014 वो डेट थी जिस दिन से वो पूरा नियंत्रण जो है वो हमारे हाथों से चला गया। ना हम उसके ऊपर हंच भर का भी जो है नियंत्रण नहीं कर सकते। ये सारा जो डिसाइड होता है ये ऊपर से डिसाइड होता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, 2008, 9, 10 में जब इनकी सरकारें थी तब ये डिसाइड करते थे कि पेट्रोल का रेट क्या रखना चाहिए, डीजल का रेट क्या रखना चाहिए। पर जब WTO से इनका हमारा जो समझौता हुआ था उसके अंदर ये शर्तें थी कि हमें ये नियंत्रण छोड़ना पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे करके शुरू हुआ 2010 में, और 2014 अक्टूबर में आकर पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो हमारे हाथ से चला गया और डीरेगुलेशन हो गई। आज ये बार बार कसूर निकाल रहे हैं भाजपा सरकार का। अभी मैं हैरान हूँ, नेहरा जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके बावजूद ये बातें कह रही हैं कि सरकार को किसी भी कमी नहीं है इनकम की। जनाब, धोखा तब होता अगर इतनी कोरोना काल की महामारी इस प्रदेश में और देश में ना आती, और जिस तरीके से वैक्सीन प्रोडक्शन से लेकर उसके बाद 800 करोड़ तो सिर्फ हरियाणा को फायदा हो रहा है सरकार के द्वारा फ्री वैक्सीन देकर, ये बोझ सरकारों पर ना डलता। आज जिस तरीके से आंदोलन जीवियों के चलते ये आंदोलन खड़ा किया हुआ है विपक्ष ने 6 महीने से, 20,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ और सिर्फ रबड़ इंडस्ट्री को, NCR की जो आसपास की इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन देखिए रंजीता जी, विपक्ष का तो काम है, देखिए कोई चीज अगर बेहतर नहीं है तो विपक्ष तो विरोध करेगा, लेकिन उसका समाधान और उसका रास्ता निकालना यही तो जिम्मेदारी है ना सत्ता पक्ष की। और जनता को राहत देना भी अल्टीमेटली आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही उम्मीद करेगा। अब संजीव जी से उम्मीद थोड़ी ना हरियाणा वासी करेंगे कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दें। प्लान क्या है, खाका क्या है, वो अगर आप बताएं, कैसे निजात दिलाएंगे आप? जनता को राहत देने के लिए ही जो ये कोरोना महामारी के समय चल रहा है, सरकार ने डिसाइड किया है कि नवंबर 2021 तक फ्री राशन दिया जाएगा बीपीएल धारकों को। उनको कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते उनके ना। रंजीता जी, मिडिल क्लास का भी तो थोड़ा ध्यान करिए भाई, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, सर्वाधिक प्रभावित वही होते हैं। अडानी अंबानी को तो आपने बना दिया, अमनदीप केसरी जी ने बनाया भी किया, भाई अडानी भी आप देखिए ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, मिडिल क्लास के लिए जिसको डीजल पेट्रोल डेली चाहिए, और डीजल से तो हर चीज महंगी होती है रंजीता जी, इतना बेसिक तो आप भी समझती हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूरा डीजल से है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, उस मिडिल क्लास के लिए, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज उठ जाए, उनके छोटे मोटे धंधे उठ जाए, उसके लिए आरबीआई के द्वारा 15,000 करोड़ का लोन जो है देने के लिए सरकार ने आरबीआई को तैयार किया है, ताकि वो फिर से रिवाइवल कर सके और वापस आ सके। किसानों की जो है फायदे के लिए हमने MSP का रेट भी बढ़ाया, और 94% फसलें जो है ऑलरेडी हमने MSP पे खरीदी। लेकिन रंजीता जी, ऐसे कैसे होगा? पहले से ही घाटे में चल रहा आदमी लोन और ले उसके बाद फिर ये उम्मीद करे कि अब उसका बिजनेस या फिर उस जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है उसमें प्रॉफिट होगा, तो फिर वो उसको चुकाए जा करके। ये तो सहायता नहीं हुई ना, ये तो एक रास्ता भले ही आप दे रहे हो कि ऑप्शन है, आप करना चाहें तो कर लें। सहायता तो वो होती है कि आप उसको सहायता दें, लोन लेना तो कोई सहायता नहीं है ना। जिस पहले से ही परेशान है उसको कह रहे हैं कि आप लोन ले लीजिए। उस सहायता के लिए ही बार बार सरकार ने पिछले साल भी 1200 करोड़ का बजट और 1500 करोड़ का बजट इस महामारी के दौरान जो है वो गरीब और मध्यम परिवारों के लिए दिया, ताकि वो नियंत्रण में रहे और खाना खा सके। मैं आपको बार बार एक चीज कह रही हूँ कि 2014 अक्टूबर के बाद डीजल और पेट्रोल का नियंत्रण जब हमारे हाथों में रहा ही नहीं, तो उसको कम या ज्यादा करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। कांग्रेस की जहां पर सरकारें हैं या विपक्ष की जहां पर सरकारें हैं, वहां पर डीजल की और पेट्रोल की कीमतें हमारे हरियाणा से ज्यादा हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर जो है हरियाणा की सरकार बुरा कर रही है और राज्य सरकार? ठीक है, चलिए संजीव जी जवाब दीजिए। संजीव जी, आप लोग ऐसा पैक करके गए कि अब तो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, और अब आप लोग चूंकि विपक्ष में बैठे हैं तो इस बात को कह देते हैं कि ये कम नहीं कर रहे। आयुष जी, बहुत साधारण सी बातें हैं। पहली बात तो कि आज हमारी देश की जनता त्राही महसूस कर रही है। ये जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, हम टीवी चैनल के सामने बैठ के चाहे कोई तर्क दे दें, उस तर्क में इस वक्त 7 साल हो गए, कोई दम नहीं। मेरे साथी प्रवक्ता नेहरा जी ने, जो एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बात कही कि आपको सूट करती थी। मैं देखिए आयुष जी, आप
उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बारी में बोले, बात सबकी सुनने का मौका मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जीएसटी के दायरे में अगर लाई जाए तो किसी भी सरकार का, चाहे किसी प्रदेश में किसी की सरकार हो, कोई मतलब नहीं रहेगा। तीसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता ने बहुत सफाई से ये सारी बातें कही। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि जब कभी कोई इंटरनेशनल मार्केट में चीजें महंगी मिलती थी, डीजल महंगा लेकर लोगों को उसकी दिक्कत ना हो, हर चीज पे, चाहे वो रसोई गैस का हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सब्सिडी देकर लोगों को राहत दी जाती थी। आज हालत ये है, जो हमारे साथी प्रवक्ताओं ने बताया कि 800 गुना टैक्सेस चार्ज किए जा रहे हैं। टैक्सेस उस पर जो लिए जा रहे हैं वो 800 गुना फालतू लिए जा रहे हैं। तो ये कौन सी राहत है? फिर बार बार ये कहा जाता है गरीब आदमी का, टीवी चैनल्स पे हम लोग टीवी चैनल्स के माध्यम से मजाक उड़ाते हैं कि हमने इनको भोजन फ्री दिया, हमने इसको वो फ्री दिया। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके आयुष जी, आपके माध्यम से, कि 7 साल में जनता को ये बताया जाए डिबेट में कि कितने पूंजीपतियों के कितने कर्जे माफ करे हैं, कितने गरीब आदमियों को कितने रुपए का भोजन खिलाया है, ये बताया जाए ताकि पब्लिक को बिल्कुल साफ मालूम हो कि 15 घरानों के कितने कर्जे माफ हुए और 140 करोड़। तो संजीव जी, तो सिर्फ ये 7 साल का ही क्यों हो? आजादी के बाद से लेकर के अब तक का सारा डाटा होना चाहिए, कितने कर्जे माफ हुए हैं, अडानी अंबानी कैसे बन गए, 7 साल में ही बन गए। ये बहुत लंबी बहस का विषय है, मैं उसमें नहीं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि फौरी तौर पर कुछ राहत दे सकते हैं। राज्य सरकारों के हाथ में तो वैट है ना, कुछ कम करके आप ही एग्जाम्पल सेट कर देते कि चलिए हमने तो कम किया, 2 रुपए ही सही हमने कम किया, लेकिन वो भी नहीं किया आपने। तो मुझसे पूछ रहे हैं? जी संजीव जी, आपसे पूछ रहा हूँ, जहां जहां आपकी सरकारें हैं या सिर्फ विपक्ष में हैं, जो बात कही रंजीता जी ने कि अब विरोध करना है तो करिए भाई विरोध। आयुष जी देखिए, इस वक्त सत्ता पे ये लोग हैं, ये लोग अपनी किसी गलत एक्शन को, 7 साल की किसी नाकामी को किसी के ऊपर लाद के अगर उससे बचना चाहते हैं तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा बहस करे जाए। इन लोगों को जिस तरह से लगता है कि टैक्सेस बढ़ा दो, जनता का जीना दुर्भर कर दो, रोज सुबह शाम जनता को इस तरह से टॉर्चर कर दो कि डेली की डेली वो रेट बढ़े, कोई सिस्टम ना हो, कोई वो हो, तो ये सत्तारूढ़ दल की अपनी सोच है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें यही कह सकते हैं कि कम से कम जनता को राहत देने के लिए कुछ तो सोचें। अब कुछ नहीं सोचें तो इसमें विपक्षी दल इस वक्त क्या करेगा? यही करेगा कि जनता की आवाज सड़कों पर खड़े होकर। चलिए संजीव जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, चूंकि आपके भी पुराने बहुत सारे नेताओं के बयान और अभी भी मिल जाएंगे आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर वो, और इनकी पार्टी के भी जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तब उनके भी बयान कमोबेश ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल पलट गया है, चित आपकी पट उनकी और अब इस वक्त पट आपकी चित उनकी, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर, जो तर्क वो रखते थे वो तर्क आज आप रख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि इसका हल क्या है। अमनदीप केसरी जी। जी आयुष जी। अमनदीप केसरी जी, आप तो हाशिए पर हैं, आपसे क्या तवक्को की जाए? रंजीता जी कह रही हैं कि आप लोग तो जो करते रहे उसका ही खामियाजा है कि जनता ने आपको चुना नहीं, अब आपका तो कोई आधार ही नहीं है, तो आप कुछ भी कहिए, सरकार ऐसा कर दे वैसा कर दे, इससे क्या हासिल होगा? सिर्फ विरोध करना है आपको हर बात का। नहीं, मैं रंजीता जी की बात सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज उनकी आई नहीं मेरे तक, लेकिन इतना जरूर है कि भाई तर्कहीन बात होगी, क्योंकि जो असली मुद्दा है जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं वो केवल और केवल इतना बता दें कि जब इतनी ज्यादा महंगाई डीजल और पेट्रोल की है, और जैसे कि नेहरा जी ने बताया कि सरकारी खजाने में भी तो कमी नहीं है धन की, फिर भी केंद्र की सरकार जो उन्होंने अपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वो क्यों नहीं कम करना चाहती? एक कारण तो बता दें, कोई भी एक कारण बता दें कि वो अपनी एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं केंद्र की सरकार कम करना चाहती। ये आपकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होना चाहिए सरकार को कि जब आपने 7 साल में 8 गुना 9 गुना एक्साइज ड्यूटी, मतलब इतना कभी नहीं हुआ, और विश्व स्तर पे किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा,
तो आपने इतना ज्यादा टैक्स डाला और अब अगर जनता को रियायत देने की बात है तो आप कम क्यों नहीं करना चाहते? नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, देखिए हम प्रदेश के हितों की हम हमेशा पक्षधर रहे हैं कि जो सत्ता का केंद्रीयकरण ना हो, प्रदेशों के भी हित हो। मैं इस बात में ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। देखिए आयुष जी, अगर प्रदेश सरकार, जैसे आप कह रहे थे कि वैट कम कर दे, इस समय जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश सरकारों के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। केंद्र की सरकार का जो जीएसटी ड्यूज प्रदेश को देना है वो एक एक साल तक नहीं आता, और कोरोना की महामारी से प्रदेश झेल रहे हैं। अगर आपने अभी भी देखा होगा ताजा हालातों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बातों का संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि आप प्रदेशों को बोल रहे हैं कि वैक्सीन खरीदिए, जबकि सक्षम आप हैं, आप सस्ती खरीद सकते हैं। तो आयुष जी, केंद्रीय नेतृत्व जो इस देश का बना हुआ है वो बहुत ही, मैं कहूंगा कि हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है, इतना दिशाहीन है, इतना मैं कहूंगा कि सोच से कमजोर है। वो आज चाहता कि सत्ता का केंद्रीयकरण हो, और जबकि हमारा देश और संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। हम भी इसके पक्षधर हैं कि प्रदेशों के अपने हक होते हैं और हम लगातार उसको मजबूत करते आ रहे हैं। जो मैं रंजीता मेहता जी को कहना चाहूंगा कि भाई, आप हमें कह रहे थे ना, ठीक है, आपने एक बार तो उनको झुलासा दे दिया लोगों को, आज वही लोग आपको घर से निकलने नहीं देते। आप कहीं भी, आपके नेता किसी प्रदेश में के अंदर कहीं पर भी नहीं जा सकते। ये क्यों कारण बना हुआ है? कभी आपने इतिहास में देखा कि चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे अपने ही प्रदेश में नहीं घूम सकते? तो ये आपकी उन्हीं नीतियों का कारण है, क्योंकि इनके नेता केवल प्रवचन कर सकते हैं। चलिए अमनदीप जी, अब चर्चा यहाँ से डिरेल हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे आपने भड़काया, वो कहेंगे उनका राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, मैं उस आंदोलन में नहीं जाना चाहता हूँ। नेहरा जी, मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार, और खास तौर से डीजल पेट्रोल, तो मुझे जब से याद है बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल, इसके दाम कैसे कम हुए, इस पर न जाने कितनी सरकारों को हम लोगों ने देखा, आते जाते बनते बिगड़ते देखा। आज तक इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया? आज भी कहते हैं जीएसटी के दायरे में ले आइए, लाने के बाद भी इंश्योर कर पाएंगे क्या कि जनता को ये महंगा डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा? या फिर रंजीता जी को बात को मैं समझूं कि जो इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाने चाहिए थे, कहीं वहां पर भी फोकस नहीं था। कारण यही बन रहा है कि वो सारी चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं। अमित नेहरा जी, 7 साल में। चलिए, अमित नेहरा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रंजीता जी, जवाब दीजिए अमनदीप जी की बात का। देखिए, अमनदीप जी जो बातें कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को घरों में घुसने नहीं दिया जा रहा, जगह पे घुसने नहीं जा रहा, मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में भी ताजा चुनाव हुए हैं। 2 जगह पे हमने सरकार बनाई है और बंगाल में हम 3 से 75 पार हुए हैं। तो अगर हमें घुसने नहीं दिया जा रहा तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भाजपा की नहीं आती। और दूसरी बात, जो 1,40,000 करोड़ का ऑल पॉइंट्स थे, उसका जो ब्याज और कर्जा है वो 2026 तक चुकाना है, जो लिखित रूप पे एग्रीमेंट कांग्रेस की सरकारों ने किया था, और भरपाई हमें करनी पड़ रही है। इनको तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि 2026 तक हम ही ने रहना है। तो उसके लिए हमें रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, और उन रिजर्व्स रखने के लिए हम अलग अलग साधन अपना रहे हैं। और उन रिजर्व्स के लिए हमारे पेट्रोल को भी, हम डीजल को भी कैसे रिजर्व करें, उसके लिए 1200 करोड़ का पैकेज सिर्फ हरियाणा को अलॉट किया गया है। हम और ज्यादा पेट्रोल को कैसे ईजाद करें और हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर कैसे निकालें, उसके लिए हम उसके बजट के ऊपर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ताकि हम इन साधनों को यहीं पर ले। जो इथेनॉल है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि 2030 तक हम इसका रेट कम कर सकें। ठीक है, लेकिन रंजीता जी, ये तो ऑल्टरनेटिव है ना, इसको आने में भी अभी समय लगेगा। लेकिन फौरी राहत के तौर पर कुछ तो आप लोग कर सकते हैं ना जनता के लिए। फौरी राहत तो मिल जाए, कुछ 5 रुपए 10 रुपए कुछ तो कम हो जाए पेट्रोल डीजल के ऊपर, कुछ दिखना तो चाहिए रंजीता जी, या इंतजार करें केवल? मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा ओपेक जो है वो कंट्रोल करती है रेट्स को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो जो आप में 5 रुपए 10 रुपए कम करने के लिए कह रही हैं, मैं जितने भी हमारे विपक्ष के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनको बोली राजस्थान और पंजाब में शुरू करें। हमसे ज्यादा तो ये ले रहे हैं, इनको हम फॉलो करेंगे बिल्कुल। ये घटाएं 1 रुपया, हम 2 रुपए घटाएंगे। आप हमसे ज्यादा वैट तो आप लोगों की सरकारें ले रही हैं। इसलिए चैनल पे बैठकर उदाली करना और बातें करना बहुत आसान है, पर आप जब सरकार चलाते हैं, जिस तरीके से हर वर्ग को राहत देने के लिए ये सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में ना केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी, बल्कि ठीक है, आने वाले समय में, ठीक है,
आने वाले समय में, मतलब अभी हम इंतजार करें और ना जाने वो आने वाला समय कब आएगा। अमित नेहरा जी, वजह क्या है? चूंकि हम लोग बराबर देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर के न जाने कितनी चर्चा हुई, कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई। क्या सिर्फ मिसमैनेजमेंट के ऊपर हम ठीकरा फोड़ दें, या वाकई में उसके जो हमको उपाय ढूंढने चाहिए, जिस ऑल्टरनेटिव पर हमको विचार करना चाहिए, वो हुआ नहीं और वो सारी चीज़ अब एक साथ दिख रही हैं? एक तो महामारी का भी दौर हो गया, अब लोग और परेशान हैं। वजह क्या है? ये महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा क्यों हमेशा होता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि चित्रांश, जो जनहितैषी सरकार है वो एक सपना ही है अभी तक, मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि कोई दिल से नहीं सोचता कि लोगों को महंगाई से निजात दिलाई जाए। उसके लिए एक योजना प्रॉपर हो, एक रोड मैप हो कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सपना ही रहेगा। आप देखिए, इस सरकार ने एक बड़ा अजीब बहाना ले लिया कि ये जो महंगाई है ये पिछली सरकार की देन है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए, सत्ता पक्ष को ये चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी को ये चाहिए कि वो पिछली सरकारों के खिलाफ जल्द से जल्द निकाले, ज्ञापन दे कि हम उनकी वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम कर नहीं पाएंगे और आगे भी हमसे उम्मीद ना रखें। ज्ञापन दें राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम। वे पिछली सरकार ने जो है, जो तेल का जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय दामों से जोड़ दिया। हम असमर्थ हैं, हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ज्ञापन देने चाहिए भाई, इसके लिए दोषी है उनको सजा दो। प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इनको अनुरोध करना चाहिए। तो ये देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। कई चीजें ऐसी हैं जो पिछली सरकारों ने की है, बड़ी आसानी से इन्होंने एबोलिश कर दी। जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, उसमें तो पीठ थपथपा रहे हैं कि इतने सालों से जो कोई ना कर पाया हमने वो कर दिया। पिछली सरकारों का जो बिगड़े हुए चीज थी, और पिछली सरकारों ने जो खराब कर दिया, जो इनके हित में है, वो ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये तो बड़ी देखिए दुविधा वाली स्थिति है। तो मैं तो यही कहूंगा सबसे पहले कि बीजेपी को प्रदर्शन करना चाहिए कि पिछली सरकारों के कारण बड़े ऐसा आए हैं, हम असमर्थ हैं, हम महंगाई से निजात नहीं दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है आयुष कि तुरंत इसको जीएसटी में लाया जाए, तेल को। अभी जो ये जो हो रही थी, दोषारोपण हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अरे आप बीच में मत बोलिए, ठीक है ना। तो अभी जो दोषारोपण हो रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो अपना वेट है वो कम नहीं कर रही है, और उधर ये स्टेट वाले कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नहीं कर रही है। जब एक ही हो जाएगा जीएसटी में तो दोनों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़ा आसान है करना। और अभी रही बात दूसरी कि सभी को पता, ये कोई नया कोई रामबाण थोड़ी है कि हम तेल में आत्मनिर्भर नहीं है। अरे भाई, आजादी से पहले से ही तेल बाहर से आता था। अब क्या है कि जो यहाँ पे संसाधन है उनके ऊपर जोर देना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए सब्सिडी देनी चाहिए बड़ी लेवल पे। तो उससे क्या होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हमारी निर्भरता कम होगी। अब जो ये गाड़ियां हैं जो बैटरी से चलती है, उनके ऊपर आप इतनी सस्ती कर दो कि वो डीजल पेट्रोल के बराबर आ जाए, तो लोग उनको खरीदना शुरू कर देंगे, निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तब है ना जब आपकी इच्छा हो, जब इच्छा शक्ति हो कि हमें निजात दिलवानी है। अब मान लिया आप आयुष अगर अच्छी गाड़ी खरीदने जाएंगे जो क्लीन एनर्जी से चलती है, यानी बिजली से चलती है जो गाड़ी, तो उसकी कीमत 20 लाख से ऊपर है। भाई आप ये चाहेंगे कि 20 लाख की गाड़ी लूंगा तो उसके बजाय मैं 7-8 लाख की गाड़ी ले लूंगा, मैं देखी जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर वही गाड़ी आपको 7-8 लाख रुपए मिलेगी जो आज 20 लाख में मिल रही है, उसके ऊपर आप जीएसटी हटा दें, एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दें और नील कर दें, आप उस पर सब्सिडी दें, इस तरह के जब तक उपाय नहीं करेगी सरकार, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ के बस में नहीं है। हाँ, इसको अगर बढ़ावा देगी तो आप गाड़ियां आ जाएंगी, उससे दो चीजें होंगी, एक तो महंगाई से निजात दिलेगी, दूसरी पोल्यूशन जो हो रहा है इन व्हीकल से, पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं जो व्हीकल, तो उनसे भी राहत मिलेगी। भाई कम से कम राहत की सांस ले सकेंगे, स्वस्थ सांस ले सकेंगे लोग बाग। लेकिन बात क्या है कि कोई करना नहीं चाहता। ये बात कहने में अच्छी है लेकिन करने में नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए अमित जी, आपकी बात में समझ गया। एक तो विकल्प और दूसरा इच्छा शक्ति, ये दोनों जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक इससे निजात फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आएगी। शुक्रिया आप सभी का, बहुत अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सवाल आज भी वही बरकरार है कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई से जनता को निजात मिलेगी कैसे। तर्क लोगों के अपने अपने जरूर हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल तय है कि इसका रास्ता भी सत्ता में बैठी हुई सरकारों को ही निकालना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।